बड़ी खबर इस वक्त सीएम उमर अब्दुल्ला के हवाले से। उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह से मुलाकात की है। जी हां, होम मिनिस्टर अमित शाह से उमर अब्दुल्ला की मुलाकात हुई है। दिल्ली में दोनों लीडरान की मुलाकात हुई है। सीएम दफ्तर ने लीडरान की मुलाकात की तस्दीक भी की है और मुलाकात के दौरान ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पे सीएम उमर अब्दुल्ला और साथ में होम मिनिस्टर अमित शाह एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मुलाकात के दौरान किन बातों पर बातचीत हुई, फिलहाल ये अभी आउट नहीं हुआ है। मुलाकात की तफसीलात जल्द सामने आएगी। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। सीएम दफ्तर की जानिब से सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की तस्दीक भी की गई और ऑफिशियली बयान में कहा गया कि दोनों लीडरान के दरमियान जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत हुई है। हालांकि एजेंडे की तफसीलात अभी तक पब्लिक नहीं की गई है। गौरतलब यह है कि इससे पहले भी उमर अब्दुल्ला और अमित शाह की कई बैठकें हो चुकी है, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के हवाले से, स्टेटहुड के हवाले से या फिर गवर्नेंस के हवाले से कई सारी बातें एक साथ इससे पहले भी हो चुकी हैं। हालांकि स्टेटहुड अभी बहाल नहीं हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत ज़रूर हुई है। फिलहाल इस मुलाकात के नतीजे या किसी फैसले को लेकर के कोई तफसीलात ऑफिशियली अभी सामने नहीं आई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के सिंहपुरा जंगल इलाके में जारी एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी एहलकार को बड़ी कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी एहलकार ने घने जंगल में एक दहशतगर्द के ठिकाने का पर्दाफाश किया है। सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन के दौरान ठिकाने से बड़ी तादाद में लॉजिस्टिक सामान बरामद किए गए। खाने पीने के सामान मिले, बर्तन, राशन, बिस्तर और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें मिली हैं। अफसरान के मुताबिक बरामद सामान से ये साफ होता है कि इस ठिकाने का हाल ही में इस्तेमाल किया गया था। नहीं, जो चीज़ें यहाँ पे मिली है उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई रह रहा था हाल फिलहाल में और ये दहशतगर्दों के लिए आर्जी पनाहगाह यानी वक्ती तौर पे हाइड आउट था, लॉजिस्टिक बेस के तौर पर काम कर रहा था। और इस बीच में इलाके के अंदर छुपे हुए दहशतगर्द और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच में इनकाउंटर की खबर भी सामने आई और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ छुपे हुए दहशतगर्दों का ताल्लुक बैन तंजीम यानी कि जैश ए मोहम्मद से है और इन सभी को ठिकाने लगाने की तैयारियां भी चल रही है। जम्मू कश्मीर से उम्रा के लिए अपनी बीवी के साथ सऊदी अरब गए डॉक्टर रऊफ जिलानी ने बताया कि उनकी बीवी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया है और उन्होंने अपनी बीवी को इलाज के लिए एक अस्पताल में दाखिल कराया है। डॉक्टर जिलानी ने बताया भी कि उनकी बीवी की सेहत अब पहले से बेहतर है और उन्हें वापस आने में काफ़ी वक्त लग सकता है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से अपील की है कि इंसानी हमदर्दी के तहत दखल देकर के उन्हें और उनकी बीवी को एयरलिफ्ट कर श्रीनगर वापस लाएँ। रियासी का मशहूर सुलह पार्क आज सयाहों के लिए सूना पड़ा है। कई सारी वजूहात हैं। एक वक्त था जब यहाँ पे रोज़ाना हज़ारों की तादाद में सयाह आते थे। लोग सुलह पार्क की हरियाली से लुत्फ़अंदोज़ होते थे, यहाँ बने स्विमिंग पूल में नहाते थे और स्कूल कॉलेजों की पिकनिक का ये सबसे पसंदीदा मुकाम हुआ करता था। लेकिन आज हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। ये पार्क अब वीरान नज़र आता है और यहाँ कोई भी सयाह नहीं आता। लोगों ने बताया कि इसकी पूरी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर टूरिज़म पर आता है और इन मशहूर टूरिस्ट प्लेस की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता, जिससे इसकी हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। फिलहाल टूरिज्म डिपार्टमेंट से फौरी तौर पे तवज्जो देने की अपील की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और इस वक्त हम रियासी के फेमस सुलह पार्क में मौजूद हैं जहाँ पर इस वक्त जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब अगर इस साल की बात करें, नए साल का सीधा असर जहाँ के लोकल लोगों को हो रहा है जिनका रोजगार इसी सुलह पार्क से चलता था। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये सुलह पार्क है तो ये रियासी का एक अनोखा पार्क है। तो ये बड़ा फेमस पार्क है रियासी डिस्ट्रिक्ट का। तो इधर इतनी मतलब कि अब इतनी सफाई है। आज तो 4 साल पहले इधर इतनी मतलब कि इतना गंद पड़ा होता था, तो फिर भी लोग इतने आते थे इधर कि इतना रश होता था, पाँव रखने की जगह नहीं होती है। आजकल इधर इतनी सफाई है, पार्क है और इधर स्विमिंग पूल है, 4-5 स्विमिंग पूल है, झूले हैं, ठीक है। तो वो है इधर अब टूरिज़्म इधर देख रहा ही नहीं है। ये डिपार्टमेंट इधर नहीं देख रहा है, टूरिज्म डिपार्टमेंट इधर देखता ही नहीं है। हमने देखा अभी नए झूले भी यहाँ पर लगे हैं और साफ़ सफाई भी पहले की तरफ से बहुत अच्छे, जैसे आपने पहले भी हमारी तरफ से आवाज़ उठाई थी और उसके बाद यहाँ पर झूले लगे हैं। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि जहाँ पर टूरिज्म विभाग देख क्यों नहीं रहा? क्या लगता है आपको, क्यों लगता है? टूरिज्म विभाग इधर देख रहा ही नहीं है। इधर से कटरा रियासी
रोड पे ये पार्क है और रोड के साइड ही ये पार्क है, सूला पार्क। और कटरा माता वैष्णो जितने भी यात्री आते हैं सभी इसी रोड से जाते हैं। और पहले इधर इतना रश होता था कि आज से 4-5 साल पहले इतना रश होता था, पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। पर अब ये ऐसा हो गया कि इधर मतलब कि टूरिस्ट आ रहा ही नहीं है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बढ़ावा ही नहीं दे रहे हैं टूरिस्ट, जो अपन डिपार्टमेंट बढ़ावा ही नहीं दे रहे हैं। अब उधमपुर के आगे जहाँ वो भद्रवाह जाते हैं टूरिस्ट, इधर आज तक डिपार्टमेंट ने कोई इधर वो फंक्शन नहीं किया। तो इसलिए हम बोलने चाहते हैं कि डिपार्टमेंट भी थोड़ा ध्यान दे, टूरिज़्म डिपार्टमेंट इधर आए, इधर ध्यान दे। अब MP साहब आए थे तब भी यही बताया था कि वो कहने लगे कि नहीं टूरिस्ट आएगी, वो टूरिज्म को बढ़ावा टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाएगा। पर उनके बाद अब साल हो गया उन्होंने भी आए हुए इधर, तो उसके बाद इधर टूरिज़्म मैडम भी नहीं आई और इधर टूरिज़्म नहीं आ रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं जिनका रोजगार इस मतलब इस जो पार्क से चलता है, अभी उनका कैसा रोजगार चल रहा है, थोड़ा बताएंगे? अभी उनका रोजगार कुछ भी नहीं है ही नहीं है, काम ही नहीं है। पार्क में देख लो एक भी बंदा नहीं है। जो पार्क में लोग आएंगे तो रोजगार चलेगा हमारा। तो इसीलिए इधर रोजगार इस समय टोटली ख़त्म है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट इधर देखेगा तो रोज़गार हमारा चलेगा। तो आपका क्या एक मैसेज रहेगा टूरिज़्म डिपार्टमेंट को आपकी तरफ से? हमारा यही डिपार्टमेंट का मैसेज रहेगा कि आए इधर और बढ़ावा दें, फंक्शन करें, थोड़ा टूरिज़्म भी देखे कि ये कौन सी जगह है। तो इधर आएंगे तो पता लगेगा ना। कभी टूरिज़्म मैडम आई नहीं इधर तो कैसे पता लगेगा? जी, जैसे आपने हमें मकामी लोगों से बात कही जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है वो जहाँ पर इस जो सूला पार्क है उसे नहीं देख रहा है और जिसका सीधा असर जहाँ के लोकल लोगों को हो रहा है, जिनकी दुकानें इस पार्क के बाहर थी और जब से टूरिस्ट आना बंद हुआ है तब से ही जहाँ की दुकानों पे कोई नहीं आ रहा है, जिसका असर इनकी इकनॉमी से भी पड़ रहा है। और अब जहाँ के लोकल लोगों ने टूरिज़्म विभाग से ये दरख्वास्त की है कि जल्द से जल्द जहाँ पर भी कश्मीर की तर्ज पर जो प्रोग्राम जो टूरिज़्म विभाग कर रहा है वहाँ जहाँ पर करवाए जाएं, जिससे जहाँ के लोकल जहाँ पर भी टूरिस्ट आएँ और जहाँ के लोकल लोगों को भी फ़ायदा हो। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए रियासी से मैं अमन शर्मा। यौम जमहूरिया के तकरीबात के सिलसिले में लगातार पूरे शहर श्रीनगर में मशक़ें की जा रही हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल की प्रैक्टिसेस लगातार हमें बख्शी स्टेडियम और श्रीनगर के बलिदान स्तंभ में भी देखने को मिल रही हैं। इस वक्त की अगर हम बात करें तो हम इस वक्त श्रीनगर के बलिदान स्तंभ के बिल्कुल साथ में मौजूद हैं और मेरे बैकग्राउंड में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ड्रेस रिहर्सल्स हो रही हैं और तकरीबात की तैयारियाँ भी हो रही हैं। इस सिलसिले में पूरे शहर श्रीनगर में एक अलग ही खुशगवार माहौल देखने को मिल रहा है और उस खुशगवार माहौल में इस तरह की जो अभी करंट हमें प्रेजेंटली तकरीबात देखने को मिल रही हैं उसमें और चार चांद लगाए जा रही हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि 26 जनवरी को जब यहाँ पे यौम जमहूरिया यानी कि रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट किया जाएगा, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो कि हमें गैर मामूली तरीके से पिछले कई बरसों से यहाँ कश्मीर में देखने को मिल रही है, उसी तरह की हमें सूरत हाल 26 जनवरी 2026 को भी देखने को मिलेगी। जी गेल के लिए मीर उमर, श्रीनगर। अंजुमन इमामिया लेह की जानिब से आज ईरान और आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की हिमायत में लेह में एक पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई और रैली के अंदर इमाम बारगाह लेह से शुरू होकर के ये रैली पोलो ग्राउंड तक पहुंची। एहतजाज पूरी तरीके से पुरअमन रहा, मुनज़्ज़म तरीके से रहा, जिसमें जमहूरी अक़दार और पब्लिक ऑर्डर का ख़ास ख्याल रखा गया। इमामिया लेह की जानिब से इमाम बारगाह लेह से लेके पोलो ग्राउंड तक एक प्रोटेस्ट रैली निकाला गया, जिसका मकसद यही था कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई के सपोर्ट में ये प्रोटेस्ट निकला गया। जैसे कि आप सब पूरे मीडिया में देख रहे हो कि आजकल ईरान में अमेरिका और इसराइल के साजिश के रचने का हर जगह चल रहा है। इसी तरह ईरान में भी उनके एजेंट ईरान में दंगा फसाद करवा रहे हैं। उसी के साथ ही साथ वो किस्म के हमारे रेबर के ऊपर धमकियां दे रहे हैं। जिस तरह 3-4 दिन पहले करगिल में भी ऐसा बड़ा एहतजाज निकला गया था, उसी के साथ अंजुमन इमामिया लेह ने भी आज एक प्रोटेस्ट निकला गया। हमारा मकसद यही था कि जुमे के दिन जुमा की नमाज के बाद हम ये निकाले, मगर हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें बहुत से सिक्योरिटी के रीजन के कारण आज का हमको परमिशन मिला। उसके लिए हम तहे दिल से एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया गुजार करते हैं।
पुंछ के मेंढर के नौजवानों ने इंडियन आर्मी का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि फौज ने उन्हें अपने तरीके से ट्रेनिंग दी है, जिसकी बदौलत आज उन्हें रोजगार हासिल हुआ है। नौजवानों ने कहा कि आर्मी की रहनुमाई और तालीम से उन्हें काबिल बनाया गया और एक बेहतर मुस्तकबिल की राह दिखाई गई। नौजवानों ने इस पहल को काबिल तारीफ बताया और इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा किया। मेरा नाम तौफीक उमर है। मैं मेंढर के छजला इलाके से बिलोंग करता हूं। हमारा इलाका सर बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है। हम सबसे पहले 5 फील्ड रेजिमेंट का शुक्रगुजार हैं सर। इन्होंने हमें बहुत हेल्प की है सर फिज़िकल ट्रेनिंग में। स्पेशली सर हम सत्यपाल सर के से और रविंदर सर के सर थैंकफुल है सर, उन्होंने हमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग दी है। हम 5 फील्ड के रेजिमेंट के सर जो CO साहब कमांडिंग ऑफिसर साहब हैं, हम उनके भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने सर हमारे लिए फ़िज़िकल इंस्ट्रक्टर सर फिज़िकल ट्रेनर की सर एक सर हेल्पफुल उन्होंने सर बंदे दिए सर हेल्पफुल की, जिनकी वजह से आज सर हम अपने काम में कामयाब हैं सर। ये आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सर ने हमें बुलाए। मेरी सिलेक्शन J&K पुलिस में हो गई और मैंने अपनी फ़िज़िकल की ट्रेनिंग जो है इंडियन आर्मी के अंडर या जो 5th रेजिमेंट मेंढर की है वहाँ पे उनके अंडर ही है। हमारे उस्ताद हमारे कोच रहे रविंदर सिंह परमार सर और कर्नल राहुल सर के अंडर हमने ट्रेनिंग ली है। मैं इंडियन आर्मी का और अपने कोच सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी तो मेरी टाइमिंग 7 मिनट 7.5 मिनट के बराबर आ रही थी। तो सर की मेहनत के बाद मैं अपनी टाइमिंग को कम करवाया हूं और सिर्फ फ़िज़िकल ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पे लाया। और जो GD के बच्चे थे J&K पुलिस के बच्चे थे, सबका मेडिकल भी हुआ, सबका मेडिकल टेस्ट हुआ। अब सर ने यहाँ पे रिटन एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कराना भी शुरू की है। और जितने भी अग्निवीर के बच्चे हैं या कोई और एस्पिरेंट है जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है, बिल्कुल फ्री में ट्रेनिंग हो रही है और बिल्कुल मोटिवेट करेंगे आपको। जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, मतलब आपको मेडिकली किसी चीज़ की ज़रूरत है वो भी आपको मिलेगी। सर तो हमें जो यहाँ पे ट्रेनिंग मिली वो अप्रॉक्स 5-6 महीने ट्रेनिंग दी सर ने, और हमें बताया कि कैसे खुद को ट्रेन करना है। और उसके बाद जो हमें GD में CRPF में सिलेक्शन हुआ है और हमें यहाँ पे 5-6 महीने जो ट्रेनिंग दी 5 फील्ड रेजिमेंट में सर, और उससे हमें बहुत मदद मिली। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर इनका। 5 फील्ड रेजिमेंट के जो CO कमांडिंग ऑफिसर सर हैं और अपने रविंदर सर और सत्यपाल सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें इतना मोटिवेट किया। और मैं सभी नौजवानों से यही उम्मीद करता हूँ कि वो भी हमें देख के थोड़ा मोटिवेट हों, अच्छे से तैयारी करें और 5 फील्ड रेजिमेंट से जुड़े रहें, ताकि वो भी अपने अपने मुकाम पे पहुँचें। शोपियां सिविल सोसाइटी के अरकान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आवाम को दरपेश मसाइल को उठाने की कोशिश की। चेयरमैन सिविल सोसाइटी मंसूर मागराय ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म आम लोगों की शिकायतों को उजागर करेगा और बुनियादी ज़रूरतों पर तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़कों की बदहाली, पीने का पानी, बिजली, सेहत और तालीम जैसे अहम मसाइल पर आवाज़ बुलंद की जाएगी। और मंसूर मगराय ने बताया भी कि गाँव और कस्बों में आने वाली आवाम की आवाज़ को पूरे अमन और क़ानूनी तरीके से हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश होगी। मुद्दा जो मकसद है, हम तो पिछले 2018 से सिविल सोसाइटी का वजूद यहाँ डिस्ट्रिक्ट शोपियान में आया है और यहाँ हम तब से काम करते हैं ग्राउंड ज़ीरो पर। हमारा काम है टू रेज द इश्यूज ऑफ कॉमनर एंड देयर रिड्रेसल बिफोर द हायर अथॉरिटीज़। और हमारा जो मानना है वो तो ब्रिज बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो सिविल सोसाइटी में तो उसका स्टेट वाइस प्रेसिडेंट था। मैंने ये सोचा कि हमारा ज़िला शोपियान है जो पिछले 70 सालों से इग्नोर हुआ है, और इस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे कहा कि इसको आप रजिस्टर कीजिए और अच्छी तरह से सोशल वर्क अपने डिस्ट्रिक्ट में कीजिए। और पुलवामा की गवर्नमेंट सेंट्रल स्कूल ने सेकेंडरी स्कूल एग्जाम में शानदार कामयाबी हासिल हुई है। स्कूल की खास तौर पे परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहा है। स्कूल के 123 तलबा एग्जाम में शामिल हुए, जिनमें 122 तलबा कामयाब हुए। इस तरह स्कूल का रिजल्ट 99% रहा, जो कि गैर मामूली कामयाबी बताया जा रहा है। तालीमी माहिरीन के मुताबिक ये नतीजा तलबा की लगातार मेहनत, टीचर्स की बेहतर रहनुमाई और सरकारी स्कूलों में तालीम के बढ़ते मयार के सबूत हैं। और इस मौके पर स्कूल इंतज़ामिया, टीचर्स और वालिदैन ने खुशी का इजहार भी किया और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआएं की। Studying in CHS Pulwama, and Alhamdulillah I have scored 490 out of 500 marks, and it's a big achievement for me because I was studying in government school and before this I was studying in private school, but आज लग रहा है कि government schools are quite better than private schools। यहाँ पे भी हमें वो सब फैसिलिटीज़ मिली
और यहाँ की फैकल्टी, इट वाज सुपर्ब एंड दे गाइडेड अस, दे हेल्प्ड अस एंड दे बिलीव्ड ऑन अस, स्पेशली आवर पेरेंट्स, एवरीवन दे सपोर्टेड अस। एंड यहाँ के जो टीचर्स हैं, लाइक फिजिक्स टीचर, इंग्लिश टीचर, मैथ टीचर, एवरीवन लाइक प्राइवेट, आई वुड लाइक टू से दैट प्राइवेट स्कूल से बहुत ज़्यादा बेहतर। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसके बाद सेंट्रल हाई स्कूल की तमाम उसातिज़ा साहिबान का, जिन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से, मोहब्बत से इन बच्चों को पढ़ाया है। जो फिर ये जो रिज़ल्ट हमारे सामने है, ये उन्हीं की लगन का, मेहनत का नतीजा है। जो हमारे आजकल के स्कूलों में अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, इनमें रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। तो ये यहाँ ही नहीं, सारे यूटी में भी, और ख़ासकर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है, इसमें हमने वो परख का एग्ज़ाम उसमें भी ये आगे ही रहे हैं। और जो हमारे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, ये 12th के हों, 10th के हों, तो हर एक फील्ड में हमारा रिज़ल्ट अच्छा ही आ रहा है। जब हम आजकल की इस रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं, तो हमने 98 कुछ % हमने इस वक्त रिज़ल्ट्स दिखाए हैं। इंशाल्लाह हमारा आगे का लाहेअमल यही रहेगा कि हम कंसिस्टेंसी से ये इस रिज़ल्ट्स को आगे भी बढ़ाते जाएं। हम तो हर वक्त बोलते रहते हैं, हम डोर टू डोर जाते हैं। लद्दाख 20 से 26 जनवरी तक खेलो इंडिया विंटर गेम्स के छठे एडिशन की मेज़बानी के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये विंटर स्पोर्ट्स इवेंट लद्दाख में विंटर स्पोर्ट्स के लिए एक और अहम संगी मील के तौर पर माना जा रहा है। विंटर गेम्स का इनेकाद NDS आइस हॉकी कॉम्प्लेक्स रिंक और गुपुक्स पांड और लद्दाख स्कॉट्स रेजिमेंट सेंटर आइस हॉकी रिंक में खेला जाएगा। फिलहाल इस दौरान आइस हॉकी, आइस स्पीड स्केटिंग और फिगर स्केटिंग जैसे शानदार कॉम्पिटिशन्स भी होंगे, जिनमें मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। मेगा इवेंट में पहले यूटी लद्दाख के LG कविंद्र गुप्ता ने तमाम वेन्यूज़ का दौरा किया, इंतजामात का जायज़ा लिया, ज़मीनी तैयारियों का मुआयना किया, ताकि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का इनेकाद अमन व अमान और शांति के साथ हो और खेल के जज्बे को फ़रोग़ दिया जा सके। आप सभी देख रहे हैं मीडिया JN के। लद्दाख इस बार जो है फिर से लद्दाख जो एक बार फिर से जो होस्ट कर रही है खेलो इंडिया 6th जो है लद्दाख में होने जा रहा है। आपको बताता चलूँ, आइस इवेंट्स जो होंगे वो कल से यानी 20th से 26 जैन तक होंगे, जहां पर जो आइस स्केटिंग, जो आइस हॉकी जो खेला जाएगा, स्पीड स्केटिंग में जो शॉर्ट ट्रैक, लॉन्ग ट्रैक खेला जाएगा, और साथ ही साथ फिगर स्केटिंग जो है इस बार जो नया जो है खेला जाएगा। तो इसी बारे में अभी हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं हकीम सर, जो कि ऑफिशियल्स हैं यूथ एंड स्पोर्ट्स सर्विसेज के। सर, जो इस बार फिर से लद्दाख जो होस्ट कर रही है 6th खेलो इंडिया, क्या कहेंगे सर? हाँ, तो ये सबसे पहले तो हमें बेहद खुशी हो रही है कि इस बार जो 6th एडिशन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 जो है एक बार फिर लद्दाख को यहाँ पे होस्ट करने का मौका मिला है, जिसे पूरे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे ऑर्गेनाइज करे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, और जो हमारे यहाँ के आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख है, इनके कोलैबोरेशन पे ये यहाँ पे ये इस बार होस्ट करने जा रही है। तो इस बार हमारा जो लास्ट ईयर से एक न्यू इवेंट है यहाँ पे, जो इस बार हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, वो फिगर स्केटिंग का। तो यहाँ पे जो इवेंट्स है इस बार 3 होंगे, जैसे कि सबसे पहले आइस हॉकी इवेंट्स और हमारे स्पीड स्केटिंग के इवेंट्स और फिगर स्केटिंग के इवेंट्स। जहाँ तक आइस हॉकी के जो मैचेस है वो यहाँ पे NDS आइस हॉकी रिंक और आर्मी के जो लद्दाख स्कॉट के जो हमारे रिंक है वहाँ पे खेले जाएंगे। और जो हमारे स्पीड स्केटिंग के जो इवेंट्स है, जो कि शॉर्ट ट्रैक्स जितने भी होंगे वो यहीं पे NDS रिंक पे ही होंगे। और जो हमारे लॉन्ग ट्रैक के जो इवेंट्स है वो गुपुक्स पॉइंट पे मुनक़िद की जाएगी। और जो हमारे फिगर स्केट्स है वो भी यहीं पे NDS में यहाँ पे होगा। तो ये अब मुझे क्या कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो हमारे लद्दाख में अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो 24x7 आइस हॉकी रिंक, जो कि आर्टिफिशियल अब ये रिंक बन चुकी है, अब ये थ्रू आउट ईयर चलेगी, चाहे वो दिन हो या रात हो। हमारे बच्चों को खेलने का अब यहाँ पे पूरे साल भर, चाहे दिन में खेले या रात में खेले, अवेलेबल होंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं लद्दाख के आवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि अब हम यहाँ पे ये जो रिंक है हम ये अब ऑपरेट कर पा रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे हकीम सर, जो कि ऑफिशियल से यूथ एंड स्पोर्ट्स सर्विस। इस वक्त मैं जो खड़ा हूँ वो NDS आइस हॉकी कॉम्प्लेक्स रिंग में खड़ा हूँ, नया जो
आर्टिफिशियल जो नया जो बना है आइस हॉकी रिंग, तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर प्रिपरेशन जो है अभी जो जारी है आइस हॉकी रिंग को यहाँ पर जो है अभी पानी यहाँ पर लगाया जा रहा है ताकि यहाँ पर कल के लिए जो है प्रिपरेशन जो है तैयारी रहे, ठीक रहे। तो बनी रही जी मीडिया जैन के लद्दाख के साथ मैं जिगमित ले से। और आज श्रीनगर में एसडीआरएफ ने अपने एनुअल डे को बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया। इस मौके पर एसडीआरएफ ने अपनी तैयारी, डिसिप्लिन और डिजास्टर मैनेजमेंट में अपनी कमिटमेंट को दिखलाया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों ने एक शानदार परेड पेश की जो कि इमरजेंसी के हालात में फौरी रद्द-ए-अमल और कोऑर्डिनेशन को दिखाता है। जदीद रेस्क्यू आलात की नुमाइश के साथ सैलाब, जलजला और आग और खुसूसी खोज बचाव आलात की नुमाइश की गई, जिससे एसडीआरएफ की बढ़ती हुई मकबूलियत ऑपरेशनल कारकर्दगी दिखाता है। हमारा यहाँ पे 14th एनुअल रेजिंग डे था एसडीआरएफ का और एनडीआरएफ का 20th रेजिंग डे। जैसे आप जानते ही होंगे कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पूरे मुल्क में, पूरे देश में जहाँ कहीं पे भी कोई भी आपदा हो, कोई भी डिजास्टर हो, चाहे मैन मेड हो चाहे नेचुरल हो, इन फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के तौर पे वहाँ जाते हैं टू सेव द लाइव्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द पीपल। 2025 खासकर जेएंडके के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान कौन रहा सो फार एज द नेचुरल डिजास्टर्स आर कंसर्न, इवन द मैन मेड डिजास्टर्स। तो उसमें जिस प्रकार से एसडीआरएफ ने काम किया, एनडीआरएफ ने काम किया, और साथ में जैसे हमारी एनुअल अमरनाथ जी यात्रा, श्री अमरनाथ जी यात्रा होती है, उसमें जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का रोल रहा है, या बाकी जो पुलिस के डिफरेंट विंग्स से जो हमारे माउंटेन रेस्क्यू टीम्स हैं उनका रोल रहा है, ये वाकई कमेंडेबल है। और आज के दिन फिर से हम सारे लोग जो भी एसडीआरएफ में या एनडीआरएफ में हैं, ये प्लेज लेते हैं कि हम इसी तरह देश के लिए, अपने लोगों के लिए अपने आप को वक़्फ़ करेंगे, एक सेल्फलेस सर्विस के लिए अपने आप को डेडिकेट करेंगे। यही इस जो आज की जो फंक्शन थी उसका जो मुद्दा और मकसद था वो यही था। उधर हंदवाड़ा सब डिवीज़न में कौमी तराने वंदे मातरम के 150वें साल पर पूरे होने पर एक तकरीब रखा गया, जोश व खरोश के साथ मनाया गया। और इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने क्विज़ कॉम्पिटिशन, हुब्बुल वतनी, कल्चरल प्रोग्राम और पुलिस बैंड की पेशकश के ज़रिए अपनी सलाहियत का मुजाहरा किया। तकरीब से खिताब करते हुए ADC हंदवाड़ा जावेद नसीम मसूदी ने कहा कि वंदे मातरम हर हिंदुस्तानी के दिल में वतन से मोहब्बत और जज्बे हुब्बुल वतनी पैदा करता है। ईमानदारी की जिंदा मिसाल अब्दुल करीम पोसवाल बडगाम के आखिरी गांव रिंस जाबल में अपनी बीवी के साथ, अपनी अहलिया के साथ गरीबी की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे लोग हैं इसके बावजूद कि ये इस हालत में हैं, उन्होंने आज तक न बिजली का इस्तेमाल किया, न कनेक्शंस लिए और न ही नल की सलाहियत, क्योंकि ये सारी सहूलियत वो इस वजह से नहीं ले सकते क्योंकि इसका खर्चा उठाने की वो अहल नहीं है। अब्दुल करीम का कहना है कि बिजली की लाइन उनके घर के बेहद करीब से गुजरती है। वो चाहें तो गैर कानूनी तरीके से बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो इसे बड़ा गुनाह मानते हैं। उनके मुताबिक चोरी किसी भी सूरत में जायज़ नहीं और जो कुछ मुकद्दर में लिखा है वो उसी पे खुश है। अंधेरे को दूर करने के लिए महज 1500 रुपए की एक सोलर लाइट का इस्तेमाल करते हैं। आज अब्दुल करीम पोसवाल ख़ास तौर पे इस दौर में ईमानदारी, सब्र और इंसाफ के लिए एक बड़ी मिसाल के तौर पे देखे जा रहे हैं, माने जा रहे हैं। नाज़रीन जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप, और हमारी कोशिश है कि हम वादी कश्मीर के तमाम इलाकों तक पहुंचे और आप तक ऐसी चीजें हम पहुंचाए जो आपने अभी तक नहीं देखी होंगी। हम इस वक्त जिले बडगाम के लास्ट विलेज में है जिसका नाम रेंगाजबल है, और ये जो गांव है यहाँ पर एसटी कम्युनिटी से जो बरादरी ताल्लुक रखती है वो रहते हैं और यहाँ पर माल मवेशी चराते हैं। मौसमी गर्मा में 6 महीने ये बहकू में जाते हैं और उसके बाद जो ही सरमा आता है तो सरमा में ये नीचे वाले इलाके यानी रेंगाजबल अपने रिहायशी आबाई गाँव पहुंच जाते हैं और 6 महीने यहाँ पर बसर करते हैं। हरी साहब हमारे साथ हैं। हरी साहब, आपका नाम जानने की कोशिश करेंगे। अब्दुल करीम साहब, करीम पोसवाल। आपने कहा कि बाकी घर वालों को आधों को पावर है, पावर फैसिलिटी है, आपको नहीं है। आपको बिजली क्यों नहीं है? नहीं, मैं ना कोई कमाने वाला नहीं है, ना कोई कैसे कमाएंगे, आते बिजली की फीस भरूंगा, है समझ। मेरा कमाने वाला कोई नहीं, अल्लाह ताला का बस आसरा पर है। तो बिजली वालों ने आपको नहीं बोला कि आपको बिजली रखनी है, नहीं रखनी है, या आपने अपनी चॉइस पे नहीं रखी? नहीं, मैं ही नहीं रखता है बिजली। क्यों नहीं रखता? हम 2 बोस है ना, उसके लिए हूँ डरते हो। अगर किसी वक्त नुक्से अमन आ जाता है कि उसको हम डरता है। जो खबरदार लोग है, ये बचा है, ये इनको पता है कि हमने ये पावर जलाई, इसको हमने उससे कोशिश करना है।
मतलब हम क्या कोशिश करेंगे? मैं तो बुढ़ा आदमी, अगर वैसे अल्लाह ताला बचाएगा। यहाँ पर ना कोई सिस्टम पानी का है, ना कोई इधर गड्डी पाइप वाली है, ना कुछ, इधर बहुत मुश्किल है। तो आपको ना बिजली है ना पानी है, आपने कोशिश भी नहीं की, या आपने जैसे हम देखते हैं चोरी करके बिजली रखते हैं, चोरी करके बिजली का कनेक्शन लेते हैं, वैसा भी नहीं किया? ना, वैसा नहीं करता। जब ये सड़क आ गई थी, वो इसमें पंप वाली गड्डी होनी चाहिए थी यहाँ पर। हमको रिंग नहीं, 5 साल गया वो बीजेपी को तो ये नफर मनवाई, और जाल में वो आ गया। मैं बोला जनाब हमको थोड़ा कदल तो है योग से, हमको थोड़े इधर दे छोड़ो, गड्डी दो एक दे छोड़ो, हमको पंचुमा या हमको दे दो, इसमें क्या बोलता है जोगुमा, तो पंप गड्डी जहाँ पर होएगी, किसी को हादसा होएगा तो वो बचेगा। मेरा भांजा को 5 साल ऐसा मकान जल गया, वो उधर, वो भांजा मेरा है शरीफ, 5 भी है, आज तक 5 ही संची नहीं, तो उसका मकान जल गया। फिर आर्मी वालों ने बहुत हमारे साथ मदद की, पंप वाली गड्डी पहुंची बाद में, इससे थोड़ी मकान खत्म हो गया बैठा, पर आर्मी वालों ने मदद की, उन्हें हमारा इंसान बचाया, उन्हें हमारा माल बचाया। हाँ साहब, आपसे जानने की कोशिश करें, आप मुझे बता दीजिए कि आज देखते हैं हम, चाहे गांव में, शहर में, कहीं भी जगह पे, अगर किसी घर को बिजली नहीं होती है, वो चोरी का कनेक्शन डालता है, आपने क्यों नहीं डाला? नहीं, आप ऐसा नहीं, मेरा जरूरत उतना नहीं है, ठीक है, मैं सच बोलूंगा, जरूरत मेरा नहीं है उतना। अगर उतना जरूरत होता है तो फिर क्या है, मेरे ताकत नहीं है। अगर पानी लोग लेते हैं, बोलते हैं पानी नहीं, मैं उधर नाला से हटा दूंगा, पर किसी के पास नहीं जाऊंगा। माली हालत ऐसी नहीं है कि आप एग्रीमेंट कर सकोगे? नहीं, मेरी ज्यादा है ही नहीं, उसे एग्रीमेंट क्या करूंगा? क्या बिना जीने वाला कोई नहीं है, खाली क्या झूठ क्या बोलना। 2 साल हो गए, 3 साल में उधर क्या काम किया, खनसाब में ब्लॉक अफसरों को ना कर जाता है, 1000 रुपया मिलता है बस। अगर गवर्नमेंट आपको मुफ्त में बिजली देगी तो उस वक्त लोगे आप मुफ्त में बिजली? नहीं दूंगा। आपने कभी चोरी भी नहीं की? नहीं यार, चोरी क्या करेगा, पावर की चोरी क्या करूंगा? हाँ, पावर की चोरी करके क्या बनेगा? जो लोग पावर की चोरी करते हैं उनके लिए क्या मैसेज? क्योंकि हम देखते हैं जो चोरी करेगा ना, वो एक ना एक दिन फंस जाता है, वो तो फंस जाता है ना, गलत काम से गलत ही है, सच्चा सच्चाई है। झूठ वारन में क्या फायदा आएगा? जो सच है वो सच है। तो आप इस जिंदगी से मुतमईन है? बिजली नहीं है, पानी नहीं है, फिर भी आप हंसी खुशी जी रहे हैं, क्या राज है इसके पीछे? बस मैं खुश ऐसे अल्लाह ताला से खुश रहे तो वो खुश रहेगा, मेरा मतलब नहीं, मैं खुश है। जब उसकी मेहरबानी हो जाए, सबको मेहरबान हो जाए। लेकिन तेरा ना आज मुलाकात करनी थी, वो होगी, ये अल्लाह ताला ने कराया, मैं माँ उधर जॉब पर बचा, ये मुलाकात की कार। ऐसे जब अल्लाह ताला लिखता है किसी को पानी या खाना, तो वो मिल जाता है। देखो अदा बोलता है हम अजमेर जाएगा, जब उसको उधर पानी नसीब हो जाएगा तो वो जाएगा, उसका खाना नसीब चीज करता है जोर, तो वो जा रहेगा। आए समझ, हज में जाता है, जब वो पानी उसका जोर करता है, खाए पर जोर करता है, तो वो जाता है। जब उसको ताकत भी, यहाँ पर पैसा भी बहुत हो जाता है, फिर वो जाता है। जिसको पैसा नहीं, वो कहाँ से जाएगा? ठीक है, वो मजबूर है। बिल्कुल नाज़रीन, हम बात करेंगे। आज भी इस ज़माने में लोग रहते हैं जो किसी का हक नहीं खाते हैं, और साथ साथ में अगर हम देखेंगे बिजली, जैसे कि हम देखते हैं, आए रोज़ देखते हैं कि बिजली की चोरी हो जाती है, हुक्स डाले जाते हैं, इलीगल कनेक्शंस लिए जाते हैं, और बड़े बड़े बिल्डिंग्स तक ये कनेक्शंस पहुंचाए जाते हैं, कारखानों तक पहुंचाए जाते हैं, या घरों को, जो घर फैमिलीज जहाँ पर रहती है वहाँ पर ये कनेक्शंस पहुंचाए जाते हैं ताकि लोगों को सहूलियात मिले। लेकिन इलीगल कनेक्शन लेना एक गुनाह है। वसाइल को बर्बाद करना, वसाइल का गलत इस्तेमाल करना, ये एक गुनाह है। और खान साहब जो कि अब्दुल करीम खान रिंगा जबल इलाके, खान साहब के दूर दराज इलाके में रहता है, गाँव में रहता है, जो बड़गाम का आखिरी गाँव है, वहाँ पर रहता है। हालांकि इनके पास ऑप्शंस है बिजली कनेक्शन लेने के, चोरी के कनेक्शन लेने के, लेकिन उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा, मैं चोरी नहीं करता, मैं डरता हूँ। चाहे हम कुछ भी करें, आखिरकार जो गलत काम है उसका जवाब देना ही पड़ता है। लेकिन अगर इंसान का ईमान मुकम्मल हो और खुदा पर पूरा भरोसा हो, मुकम्मल भरोसा हो, तो वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा, और उसको ये पता है कि आखिर रोज महशर के दिन मुझे उसके सामने जवाब देना है। हमने आज अब्दुल करीम साहब से बात की, इन्होंने बड़े प्यार से हमें बताया कि चोरी करना गुनाह है और मैं चोरी नहीं करता, चाहे मुझे मुश्किलात कितनी भी हो। अल्लाह है जिसने हर वक्त ये तय किया है कि मेरे नसीब में क्या होगा, और वो चीज़ मुझे मिलती रहेगी। जिला बड़गाम से मज़ीद जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल उम्मीद।